कपूर टीवी। गरीब कढ़ी चावल वाली। आइए आइए, आज भी पहले की तरह है अव्वल सीमा के कढ़ी चावल। लो सीमा की कढ़ी चावल का मजा और हो जाओ तरोताजा। छबीली चुपके से जाकर सीमा की रेडी पर रखे चावल में एक छिपकली डाल देती है। सीमा उसी चावल को लोगों को परोस देती है। छिपकली, मेरी कढ़ी चावल में छिपकली निकली है। हे भगवान, कमाई के लिए इतना गिर गई तू। छी 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 छी, आज निर्मला को कुछ हो जाता तो। सीमा एक बहुत ही घरेलू औरत थी। शादी के बाद उसने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह समेट कर रखा था। उसके पति का अपना ढाबा था जो बहुत अच्छा चलता था। सीमा घर के काम के साथ साथ अपने पति के ढाबे पर भी उसकी मदद करती थी। बाकियों की रोटी है सख्त। आइए मनोज के ढाबे पर, क्योंकि हो गया है नाश्ते का वक्त। इंडियन थाली, चाइनीज थाली, पंजाबी थाली, आसामी थाली। नहीं भाभी, कितनी भी थालियों का नाम ले लो, मनोज के ढाबे की कढ़ी चावल की तुलना करना ना नामुमकिन है। जाओ सीमा, तुम्हारी स्पेशल कढ़ी चावल बना लाओ। मानना पड़ेगा भाभी, शहर से आया हूँ मैं, पर मजाल है इस कढ़ी चावल के स्वाद जैसा कभी कुछ चखा हो। यूँ तो हलवाई तुम हो मनोज भैया, पर जब से भाभी की कढ़ी चावल मेन्यू में ऐड हुई है, ढाबे की ग्राहकी 4 गुना हो गई है। मनोज का ढाबा गांव का सबसे पुराना ढाबा था, पर उसकी आमदनी इतनी कभी नहीं हुई थी जो सीमा के कढ़ी चावल मेन्यू में ऐड होने के बाद हुई। शादी के बाद मनोज की आमदनी दिन पर दिन बढ़ ही रही थी। एक रोज एक जवान कटीले बदन की लड़की मनोज की दुकान पर आती है। तो मेन्यू में क्या क्या है आपके यहाँ? यूँ तो बहुत कुछ है, पर आजकल मेरे हाथ का खाना किसी को भाता ही कहाँ है। आपके लिए भी कढ़ी चावल ही ला देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपका नाम सुनकर ही यहाँ आई थी मनोज साहब। अपनी कोई स्पेशल डिश चखाओ इस नाचीज को। बड़े दिनों बाद किसी ने मनोज के हाथों के खाने को तवज्जो दी थी। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो छबीली को चाइनीज थाली खिलाता है। वाह, सो टेस्टी। मन करता है बनाने वाले की उंगलियां चाट जाओ। वैसे कितने पैसे हुए मनोज साहब? मन तो करता है पैसों के साथ साथ अपना दिल भी इसी थाली के बदले दे दूं। नहीं मोहतरमा, बड़े दिनों बाद किसी ने मेरे खाने की तारीफ की है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे रोज छबीली मनोज के ढाबे पर आने लगती है। मनोज का झुकाव छबीली की तरफ बढ़ता ही जाता है। और फिर एक दिन, अब कितने दिन और मनोज, इस सीमा के कारण लोग तुम्हारे खाने को खराब समझने लगे हैं। कोई पूछता नहीं तुम्हारे खाने को। इसे निकाल फेंको और फिर से अपने नाम को ऊंचा करो। हम और तुम मिलकर अपने ढाबे को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ठीक कहती हो छबीली तुम। ये सीमा जब से आई है लोग मुझे पूछते तक नहीं। अब बहुत हुआ, आज ही मैं सीमा से अलग होने की बात करता हूँ। छबीली के बहकावे में आकर मनोज सीमा को अपने घर से निकाल देता है। पूरी रात सीमा एक पेड़ के नीचे गुजारती है। सुबह ऑफिस जाने के वक्त निखिल उसे देख लेता है। भाभी, ये सब क्या हो गया? तुम पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? उस छबीली के लिए तुम्हारे भैया ने मुझे घर से निकाल दिया है निखिल। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारा निखिल अभी जिंदा है भाभी, देवर बेटे के समान होता है। चलो मेरे घर, अब वहीं रहोगी तुम। ऐसे तुम उस छबीली पर नजर भी रख पाओगी। सीमा निखिल के घर पर ही रहने लगती है। दिन भर घर पर रहकर सीमा बस अपने पति के बारे में ही सोचती रहती। उसे इस तरह देखकर एक रोज निखिल उससे कहता है, भाभी, घर पर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो और दुख तुम्हें घेर लेगा। हाथ में तो पहले से ही जादू है तुम्हारे। मैं तो कहता हूँ मनोज भैया के ढाबे के सामने ही एक दुकान खोल डालो। जब सारे ग्राहक तुम्हारे पास आने लगेंगे तब भैया के होश ठिकाने आएंगे। पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है निखिल, और मैं तुमसे और एहसान नहीं ले सकती। बेटा हूँ तुम्हारा, मना तो तुम नहीं कर सकती। उसी शाम निखिल एक रेड़ी लाकर अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है, जिस पर सीमा के मशहूर कढ़ी चावल लिखे हुए थे। और अगले ही दिन मनोज के ढाबे के सामने उसके विपरीत खड़ी थी सीमा। आइए आइए, आज भी पहले की तरह है अव्वल सीमा के कढ़ी चावल। लो सीमा की कढ़ी चावल का मजा और हो जाओ तरोताजा। अरे अरे, वो देखो सीमा दीदी, चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं आप सब? अब गांव में कोई दूसरा ढाबा था ही नहीं, तो यहाँ आना मजबूरी थी। अब सीमा दीदी आ गई है, अब यहाँ कौन आए? मैं भी तो बनाती हूँ कढ़ी चावल। उसे कढ़ी चावल कहती हो तुम? एक बार सीमा दीदी के हाथों के कढ़ी चावल खाकर देखो। मैं तो जा रही हूँ, तुम सब भी चलो। सभी ग्राहक मनोज के ढाबे को छोड़कर सीमा की रेड़ी पर लाइन लगाकर कतार में खड़े हो जाते हैं। अरे सीमा, कितना याद किया है हमने तुझे। अच्छा किया कि तू अपने दम पर खड़ी हो गई। कई औरतों के लिए मिसाल बनेगी तू। चल, अब एक प्लेट कढ़ी चावल लगा। सीमा के हाथों के कढ़ी चावल खाकर सभी वाह वाह कर देते हैं। ये ले 50 रुपए। 50? नहीं भाभी, ना ना।
ना करे कोई मेरी कढ़ी चावल मिस, इसलिए अब हर प्लेट बस 30। इतना अच्छा खाना और वो भी इस दाम में, वाह वाह। सभी लोगों को सीमा के पास जाते देख छबीली कहती है, देख लिया मनोज तुम्हारी बीवी को, तुम्हारा काम बंद करवाने पर तुल गई है। कहीं मेरे में ये पछतावा था कि शायद मैंने सीमा के साथ गलत किया है, पर वो भी खत्म हुआ। उदास क्यों होते हो मनोज, मैं हूँ ना। वैसे मनोज 10,000 रुपए है क्या तुम्हारे पास? मुझे थोड़ी जरूरत थी। सब तो तुम्हारा ही है, ये लो गल्ले की चाबी, अपने पास ही रखो। छबीली को सिर्फ मनोज के पैसों से मतलब था। वो अपने लिए उसके ढाबे के गल्ले से पैसे निकाल लिया करती और हिसाब में गड़बड़ी कर दिया करती है। जब से ये सीमा आई है गले में पैसे ही नहीं रहते, कहाँ से मेरा क्रीम शैम्पू आए। छबीली चुपके से जाकर सीमा की रेडी पर रखे चावल में एक छिपकली डाल देती है। सीमा उसी चावल को लोगों को परोस देती है। छिपकली, मेरी कढ़ी चावल में छिपकली निकली है। छबीली को इसी का तो इंतजार था। वो फौरन वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, कमाई के लिए इतना गिर गई तू। छी 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 छी, आज निर्मला को कुछ हो जाता तो। ये सब तेरी साजिश है। नहीं, सीमा ऐसा नहीं कर सकती। अरे जिस पति ने उसे घर से निकाला, ये उस पति के खिलाफ नहीं गई, ये क्या किसी का बुरा करेगी। छिपकली गलती से गिर गई होगी निर्मला। मैं अभी सारा खाना फेंक कर फिर से तैयार करती हूँ। कोई बात नहीं सीमा, हो जाता है। आजकल छिपकलियां भी बहुत बढ़ गई हैं, तू ध्यान रखा कर। छबीली का आइडिया फेल हो जाता है और अब उसे आमदनी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगली सुबह वो सज धज कर अपने ढाबे के बाहर आकर लोगों को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी अपने 4 दोस्तों के साथ वहां आता है। उसने सोने की चेन और अंगूठियां पहन रखी थी। क्या परोस दूं मालिक? इस नाचीज को कहिए, आपकी क्या जरूरत है? जरूरत तो बहुत है, फिलहाल तुम ये बताओ, इतनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हें कहीं और होना चाहिए। ये क्यों काम करती हो तुम? मजबूरी साहब, ये मनोज मुझे शहर से ले आया था। कहा था 20,000 दूंगा, पर एक पैसा नहीं देता। मालिक कहाँ है इस ढाबे का? बाहर आओ। अरे सुनो तुम। मैं? हाँ तुम। ऐसा पगार क्यों नहीं देते? मैं ऐसे पगार क्यों दूं? और तुम होशियार मत बनो, खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो। ये कहकर मनोज अंदर चला जाता है। देखा, मेरा पैर। हाय, लगता है तुम्हें कुछ चुभ गया। लाओ अपना पैर इधर लाओ। मनोज उसी वक्त बाहर आता है और ये सब देख लेता है। ये सब क्या है छबीली? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तुम्हें, अंदर जाओ। मुझे बचाइए साहब, ये कमीना मुझे बहुत मारेगा। छबीली बिल्ला के साथ चली जाती है। बिल्ला अपने दोस्तों को मनोज को मारने को कहता है कि सीमा बीच में आ जाती है। अबे 2 कौड़ी के चूजे, मेरे गांव में आकर मेरे ही पति पर हाथ उठाता है। ऐसी आवाज लगाऊंगी ना कि पूरा गांव ऐसे लपेटे में लेगा तुझे कि दिखोगे भी नहीं। सीमा की बात सुनकर बिल्ला के दोस्त वहां से भाग जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी अपने बुरे वक्त में अपनी पत्नी को अपने साथ पाकर मनोज रो पड़ता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी जी, पर अब मैं अपना नाम अलग ही बनाऊंगी। सीमा रुकती नहीं। धीरे धीरे उसके कढ़ी चावल हर जगह मशहूर हो जाते हैं और सीमा गांव में ही एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, सीमा के कढ़ी चावल। अंडा पफ वाले की सफलता। अरे मेरे पैसे? क्या हुआ बापू? किसी ने जेब पर हाथ साफ कर लिया बेटी। ये शहर है या चोरों का अड्डा? अब क्या होगा? श्याम कई साल पहले मजदूरी करने के लिए अपनी बेटी साक्षी के साथ गांव से शहर में आया था। उसकी पत्नी सरिता के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मुझे बचा लो जी, मैं अभी जीना चाहती हूँ। मैं साक्षी बेटी की शादी देखे बिना मरना नहीं चाहती। तुम घबराओ मत सरिता, मैं और साक्षी शहर पैसा कमाने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में पैसा कमाकर तेरा ऑपरेशन करा देंगे और तू ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, बस थोड़ा सब्र और कर ले। शहर आकर बेटी मेला देखने की जिद करने लगती है तो श्याम उसे मेला दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है, मगर मेले में आते ही किसी ने उसकी जेब काट ली और वो चीखने चिल्लाने लगा। अब क्या होगा बेटी साक्षी, हमारे पास तो मौसी के घर जाने तक का किराया नहीं बचा। तभी वहाँ धनीराम नाम का आदमी आता है और बोलता है, शहर में यही होता है भाई, जरा संभल कर रहा कीजिए। पर अब क्या करे साहब, जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची, ऊपर से कोई काम काज भी अभी तक हाथ नहीं लगा है। यहाँ किसके पास रहते हो? अपनी एक मौसी यहाँ रहती हैं, उन्हीं के पास रहकर कोई काम ढूंढ रहे हैं। धनीराम को श्याम का आचार व्यवहार अच्छा लगता है
और इसीलिए उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलता है। तो फिर समझो तुम्हें काम भी मिल गया। ये लो मेरी दुकान का पता। कल 11 बजे आ जाना, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नौकर रख लूंगा। धनीराम सेठ की बड़े बाजार में जूतों की दुकान थी। श्याम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही दिनों में धनीराम का दिल जीत लिया। एक दिन धनीराम श्याम से बोलता है, अरे श्याम, आज तो अंडा पफ खाने का मन है भाई। ये ले पैसे और जाकर अंडा पफ लेकर आ। अभी ले आता हूँ सेठ जी। श्याम अंडा पफ ले आया और धनीराम ने अपने साथ साथ उसे भी अंडा पफ खाने को दिए। तो श्याम अंडा पफ चख कर बोला, इनसे ज्यादा लजीज अंडा पफ तो मैं भी बना सकता हूँ। अच्छा, बनाकर दिखाएगा? अरे ऐसा अंडा पफ बनाऊंगा सेठ कि तारीफ करते ना थकोगे। श्याम ने सचमुच ऐसे अंडा पफ बनाए कि धनीराम उनको खाकर तारीफ किए बिना रह न सका। वाह भाई श्यामलाल, तेरे बनाए अंडा पफ खाकर तबीयत हरी हो गई। ऐसे अंडा पफ तो पहले कभी नहीं खाए। तू तो पक्का कारीगर निकला भाई। धनीराम को इतना खुश देखकर श्याम बोला, सेठ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी दुकान के सामने अंडा पफ की ठेली लगा लूं। मैं आपको थोड़ा बहुत किराया भी दे दिया करूंगा। किराए की बात सुनकर धनीराम ने सोचा, मेरी दुकान के आगे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, ये मेरे किस काम की। अगर ये इसे किराए पर ले लेगा तो मेरी तो कुछ ना कुछ आमदनी ही होगी। इसी लालच में आकर धनीराम ने उसको ठेली लगाने की इजाजत दे दी और फिर कुछ ही दिनों में श्याम की ठेली पर अंडा पफ खाने वालों की भीड़ उमड़ने लगती है। भाई तुम ऐसे कौन से मसाले डालते हो जिनसे अंडा पफ इतने लजीज बन जाते हैं? घर पर स्पेशल मसाले बनाता हूँ बहन जी, तभी तो इतने स्वादिष्ट अंडा पफ बनते हैं। बहुत सारी जगहों पर अंडा पफ खाए, पर ऐसे अंडा पफ तो कहीं भी खाने को नहीं मिले। श्याम का काम बहुत अच्छे से चलता देखकर धनीराम के मन में लालच आ जाता है। इसका धंधा ऐसे चलता रहा तो ये मुझसे भी अमीर हो जाएगा। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद श्याम को अचानक से बीमार सरिता से मिलने के लिए गांव जाना पड़ता है और कई दिनों के बाद जब वो गांव से वापस काम पर लौटता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई और ही आदमी अंडा पफ की ठेली लगाए हुए था। अरे तुमने यहाँ ठेली क्यों लगाई भाई? यहाँ तो मेरी ठेली लगती थी। तुम यहाँ ठेली कैसे लगा सकते हो भाई? तभी धनीराम बोला, अब यहाँ तुम्हारी ठेली नहीं लगेगी, मैंने अपनी ठेली लगाकर कारीगर रख लिया है, समझा? ऐसा गजब मत ढाओ सेठ, मुझ गरीब के पेट पर लात मारकर क्या मिलेगा आपको? ये कहकर श्याम की नजरें अपनी ठेली को ढूंढने लगी। मेरी ठेली कहाँ है सेठ? उसे तो दे दो। कहाँ से दे दूं? उसे तो तेरी गैर हाजिरी में कमेटी वाले उठा ले गए। ये सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ, मगर श्याम ने हिम्मत नहीं हारी। वो साक्षी से बोला, सेठ के मन में लालच आ गया है बेटी, इसलिए हमें धोखा दे दिया। मगर तू चिंता मत कर, मैंने इनके पास ही एक दुकानदार से बात कर ली है। अब मैं वहाँ पर ठेली लगा लूंगा। उस दिन के बाद श्याम ने वहाँ अंडा पफ बेचना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में वहाँ भी उसका काम चल पड़ा। वाह भाई श्याम, तुम तो जहाँ जाते हो खाने वाले वहीं चले आते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करने का यही फल मिलता है भाई। उधर धनीराम सेठ ने अपने अंडा पफ बेचने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। उसने श्याम से सस्ते दामों में भी अंडा पफ बेचे, मगर फिर भी उसका धंधा पिट गया और वो श्याम का दुश्मन बन गया। इस कमबख्त श्याम के रहते तो मेरा धंधा चल ही नहीं सकता। अब तो इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो अपने कुछ आदमी श्याम की ठेली पर भेजता है। अबे साले, इतना खराब माल बनाता है और ज्यादा दाम मांगता है। मारो साले को और भगाओ यहाँ से। ये कहकर धनीराम के गुंडे श्याम की जमकर पिटाई करके वहाँ से चंपत हो जाते हैं। श्याम अस्पताल का बिस्तर पकड़ लेता है और अंडा पफ बनाने का काम उसकी बेटी साक्षी को करना पड़ता है। साक्षी श्याम से भी अच्छे अंडे पफ बना लेती थी और इसीलिए श्याम का काम पहले से भी अच्छा चलने लगा। उसके पास नोट बरसने लगे। अम्मा, बापू अब ठीक है और हमने तेरे इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए हैं। बस कुछ ही रोज में घर आकर तेरा ऑपरेशन करवाएंगे। साक्षी ये कह ही रही होती है कि तभी कुछ लोग उसकी ठेली उठाने के लिए आ जाते हैं। चलो चलो, इस ठेली को उठाओ। ये ठेली आज के बाद यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए।
आप कौन है साहब? दिखाई नहीं देता, नगर निगम के लोग हैं। हम गरीबों पर दया करो साहब, यही हमारी रोजी रोटी है, इसे मत छीनो। हट पीछे, उस धनीराम के होते यहाँ तेरा धंधा नहीं चल सकता। जिस गांव से आए थे वहीं लौट जाओ। साक्षी रोती रह जाती है और नगर निगम वाले श्याम के इस ठेले को भी उठाकर ले जाते हैं और उसी समय श्याम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बापू, हमारी ये ठेली भी चली गई। मैं जानता हूँ बेटी कि ये सब धनीराम सेठ की करामत है। अब हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। चलो बापू, जिस काम के लिए शहर आए थे वो तो पूरा ही हो गया। माँ के इलाज के लिए तो पैसे जमा ही हो गए ना। घर आकर साक्षी संदूक खोलती है तो उसे पैसों का थैला खाली मिलता है। बापू, गजब हो गया, हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। देखो, थैला तो खाली है। हाय राम, ये कैसे हो गया साक्षी? अब तुम्हारी माँ का इलाज कैसे होगा? वो तो मर ही जाएगी। श्याम रोते रोते मौसी के पास जाता है। ये कहकर श्याम रोने लगा और उसकी मौसी की जबान में कुछ बनावटीपन आ गया। वो झूठा दिलासा देते हुए बोली, यहाँ शहर में तो कदम कदम पर चोर, ठग, जेब कतरे घूमते रहते हैं बेटा। किसी ने तेरे पैसे चुरा लिए तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें वापस गांव जाना हो तो बताओ, कुछ पैसे मैं दे दूंगी। मौसी की बनावटी बातों से श्याम समझ गया कि पैसे उसी ने चुराए हैं, मगर फिर भी वो चुप ही रहा। इस शहर में इसी के भरोसे आया था और इसने ही माँ बनकर मेरा और मेरी बेटी का पूरा ख्याल भी रखा था। अब इस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा तो 10 आदमी मुझे ही बुरा कहेंगे, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। यही सोचकर श्याम चुप रह गया, मगर उसका दिल टूट चुका था। उसे शहर से ऊब होने लगी थी, तो वो सोचता है, अब तो गांव लौट जाने में ही भलाई है। साक्षी की माँ का इलाज तो ना करा सका, कम से कम उसके मरने पर उसकी चिता को आग तो अपने हाथों से दे ही दूंगा। यही सोचकर श्याम और साक्षी गांव के लिए वापस चल दिए, मगर रास्ते में फिर से वही सालाना मेला लगा था और जब वो वहां से गुजरे तो अचानक साक्षी की नजर एक बैनर पर पड़ी और खुशी से उछल पड़ी। बापू, उस बैनर को देखो। श्याम बैनर पढ़ने लगा। इस साल का सबसे बड़ा कुकिंग कंटेस्ट, प्रथम स्थान पाने वाले को 10 लाख का पुरस्कार। ये देखकर अचानक ही श्याम की निराशा आशा में बदल गई। साक्षी बेटी, तुझे इस कुकिंग कंटेस्ट में भाग जरूर लेना चाहिए। अगर तू ये इनाम पाने में सफल रही तो समझ ले हम दम तोड़ती तेरी माँ और अपने सपने दोनों को जिंदा रख पाएंगे। बापू, घबराओ मत, मैं ये पुरस्कार जीत कर ही दिखाऊंगी। यही सोचकर श्याम वापस मुड़ गया और फिर साक्षी ने उस कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वो 10 लाख का पुरस्कार जीतने में सफल हुई। इस तरह सरिता का इलाज भी हो गया और श्याम का अंडा पफ का बिजनेस भी पहले से बढ़िया चलने लगा। उधर श्याम की बेईमान मौसी को लकवा मार गया और लालची व निर्दयी धनीराम का धंधा धीरे धीरे बंद होकर रह गया।